वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एम्स के कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट है। क्लास 1 और 2 आप देख चुके हो। अगर अभी तक आपने क्लास हमारी नहीं देखी है तो बैच 2.0 एम्स सीआरई 2025 के नाम से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर फाउंडेशन बैच की 3 क्लासेस भी हमने मर्ज कर दी हैं। तो 3 क्लासेस में हमने सीसीएस रूल्स के लीव रूल्स आपको पढ़ाया था। अब उसके मॉक क्वेश्चंस हमारे प्लस मेंबर्स के लिए टेलीग्राम चैनल पर हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, जिसमें मिनिमम 10 to 15 क्वेश्चंस पर मॉक आपको दिए जाते हैं। बाद में आपके साथ उनके आंसर्स शेयर किए जाते हैं। तो बैच 2.0 को अगर आपने ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम पर इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं कि किस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हैं उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को, जिसकी प्रिपरेशन की वजह से 6 मंथ्स के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन जहां पर आपका सीसीएस लीव रूल्स सीसीएस लीव रूल्स के साथ साथ जितने भी सीसीएस रूल्स हैं, इंक्लूडिंग फंडामेंटल रूल एंड सप्लीमेंट्री रूल, जीएफआर, आपके एलटीसी रूल्स, आपके कंडक्ट रूल्स, आपके सीसीए रूल्स, आपके ऑफिस प्रोसीजर्स, आपके सर्विस मैनेजमेंट, आपके रिक्रूटमेंट एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित, तो एवरीथिंग आपको इसमें मिलेगा। 6 मंथ वैलिडिटी है इस कोर्स की और आप प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको कंटिन्यू करा रहे हैं सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास नंबर 3 सीसीएस कंडक्ट रूल्स। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। निटा चंडीगढ़, आईआईटी, एनआईटी, एसजीपीजीआई, पीजीआई चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस के साथ साथ बेसिकली एम्स सीआरई 2025 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं क्लासेस। स्टार्ट करते हैं एम्स सीआरई 2025 में सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स जिनको बोलते हैं, जो आए आपके 1964 के अंदर। आज पढ़ेंगे रूल नंबर 3A। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 3A के अंदर क्या है? हमने आपको टाइटल्स के बारे में पढ़ाया, हमने आपको जनरल पढ़ाया, क्या क्या कर्तव्य होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट के। रूल नंबर 2 तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जब रूल नंबर 3 की बारी आती है तो रूल नंबर 3 के अंदर आपको 3A, 3B, 3C हम आपको बता चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, यह है आपका प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी एक साधारण वर्ड में हम आपको समझाएं तो होता है विनम्रता से बात करना, विनम्र भाषी बनना, मतलब तरीके से बात करना। ठीक है, प्रॉम्प्टनेस क्या चीज है जो आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अगर नो पहले से लिखा हुआ है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल, तो जो भी आगे आपको लाइंस मिलेगी उसका मीनिंग नेगेटिव होगा। अगर नो वर्ड यूज नहीं किया गया है और आगे लाइंस लिखी हैं तो उनका सेंस तब नेगेटिव बनेगा जब आप उसमें नो या नॉट का यूज करेंगे। तो थोड़ा सा देखो, ये तरीका होता है, गजट को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, रूल्स को पढ़ने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए, फिर आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेंगे सीसीएस रूल्स। ठीक है, तो लैंग्वेज को समझते हैं। क्या लिखा है इसमें? नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल, कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन अ डिस्करेजियस मैनर, डिसकर्टियस मैनर। डिसकर्टियस मतलब कहते हैं कटसी, एक वर्ड यूज करते हैं ना कटसी, ये वाला है ना, कि कटसी थोड़ा कहते हैं कि शिष्टाचार से बातें करो। इसका मतलब ये होता है कि शिष्टाचार में बातें करना। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि शिष्टाचार से बातें करो। तो ये बोला है कि कोई भी डिसकर्टियस मैनर में बातें नहीं करेगा, कटसी का पूरा ध्यान रखेगा। ऐसा है सीसीएस रूल्स के अंदर मेंशन। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है, इन हिज ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स और विलफुल कॉज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ द वर्क असाइन टू हिम। अब ये विलफुल कॉज डिले, मीनिंग्स को समझो। जानबूझकर, एक वर्ड यूज करते हैं ना, जानबूझकर। आप जानबूझकर डिले करो। आप मान लो काउंटर क्लर्क हो, असिस्टेंट हो, डबल ए हो, और जानबूझकर किसी की फाइल को लेके बैठे हो, किसी की पीयूसी को, पेपर अंडर कंसिडरेशन को लेकर बैठे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी जो प्रॉम्प्टनेस और कर्टसी। ठीक है, कोई आप ऐसी टैक्टिक्स नहीं लगाओगे, कोई ऐसे विलफुली कारण नहीं बनाओगे जिसकी वजह से काम करने में, डिस्पोजल में दिक्कत आए। ऐसा उम्मीद की जाती है रूल नंबर 3A के अंदर। अगर ये चार्ज आपके ऊपर लगता है कि आप प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी
के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो क्या है, कंडक्ट रूल है। कंडक्ट रूल क्या बोलता है, फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है उस ऑफिसर या डीलिंग के खिलाफ, अगर कल को कोई चार्ज कन्विक्ट होता है आपके ऊपर। ठीक है, चल ये समझ आया आपको। अभी हमने जो समझाया रूल नंबर 3A में प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी को हमने समझाया। कल की जो क्लास थी उसमें हमने आपको क्या समझाया, कल की क्लास के अंदर हमने आपको टोटल जो रूल्स है ना, वैसे तो 32 बन जाते हैं वो सीरियल्स के हिसाब से, वैसे रूल नंबर 25 तक जाता है, रिपील एंड सेविंग। तो 25 के 25 रूल आज आपके काम आएंगे। दोबारा से याद करने की आदत डाल लो। रूल नंबर 3A का मतलब होता है प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। इट इज क्लियर हो गया आपको। चलो, कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना है वीडियो आपने। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट आपसे बात करते हैं टॉपिक पर 3B। 3B में हमने आपको क्या पढ़ाया था, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसका क्या मतलब है, ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, भारत सरकार की जो भी नीतियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए काम करना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनको इग्नोर नहीं मारना है। वो है 3B के अंदर। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम, हर एक सरकारी कर्मचारी हमेशा करेगा, क्या करेगा। अब इसमें ये चीज आपसे पूछी गई है कि वो ऐसा क्या करेगा, तो इसके अंदर ये चीज भी मेंशन है कि वो क्या करेगा, क्या करेगा। अब देखो ये पॉजिटिव सेंस निकलती है इसमें। अगर मैं पहले नो वर्ड यूज कर देता, नो एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट, तो सारा का सारा सेंस नेगेटिव निकलना चाहिए था, लेकिन अब पॉजिटिव निकलेगा। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो ये बात तो पॉइंट से ही क्लियर हो जाती है कि भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से काम करना है आप लोगों ने। ठीक है, एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग, किसमें, एज ऑफ मैरिज में। अब एज ऑफ मैरिज जो गवर्नमेंट की है 20 ईयर्स ऑफ एज, इसको फॉलो करना होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, पर्यावरण की रक्षा करनी होती है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो जीव जंतु हैं, जंगली जानवर हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना होता है। उनको परेशान नहीं करना, टीज नहीं करना होता उनको। ठीक है, उनका शिकार नहीं करना होता, उनको प्रिजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। कल्चरल हेरिटेज, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसका क्या करना है, आपने ध्यान रखना है, उसकी जितनी भी पॉलिसीज हैं। अब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना था आपका 1986 के अंदर। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आई थिंक 1972 टाइगर प्रोजेक्ट वाला है। तो ये क्या है, ये आपने ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, इन चीजों का क्या करना है, आपने ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। जब भी पेपर देने बैठोगे आपको यही पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर पूछा जाएगा ये किस रूल्स के अंदर है, तो आपको पता लग जाएगा ये तो ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। हालांकि ये पेपर में ऐसा नहीं पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम। ये ऑप्शंस होंगे, एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एक आधा ऐसा होगा जो नहीं होगा तो आपको पता लग जाएगा, अगर सारे होंगे तो ऑल ऑफ द अबव आप करोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना समझाने के लिए ध्यान रखना नहीं है, ये आपके पढ़ने के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो स्टडी पे ध्यान रखो, पढ़ाई करते चलो। चलो जी, नेक्स्ट लाइन आ जाती है, ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है उसके खिलाफ अपने जितने भी पॉलिसीज हैं उनको ऑब्जर्व करना है। क्या क्या पॉलिसीज हैं जिनको ऑब्जर्व करना है वो हम रूल 3C के अंदर बताएंगे। 3A में आपको पढ़ाया प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी। 3B, रूल नंबर 3B आपका कहता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। रूल नंबर 3C, हर क्लास में हम बार बार आपको ये चीज ध्यान दिलाएंगे कि रट लो इन्हें, आप पेपर में जरूर आती हैं ये। इस बार के बच्चों ने MCRE का पेपर दिया होगा, जरूर ये क्वेश्चन देखा होगा, आया भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो रूल 3C क्या बोलता है आपका, रूल 3C कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन। टाइटल तो हमने कल आपको याद करवा दिए थे। अब देखो, अगर आपके याद नहीं हुए तो डोंट वरी, टाइम है अभी, क्लास नंबर 2 को दोबारा से आप देखो, पढ़ो, नोट्स बनाने अपने नोट्स बनाओ। हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है, PDF क्लासेस की चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, बट प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। उसके लिए आपने कैसे ज्वाइन करना है, मेन चैनल को विजिट करो, वहां से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट पता लग गया वर्किंग वुमेन का। ठीक है जी,
इसमें क्या बोला जाता है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इंडल्ज इन एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ एनी वुमेन एट एनी वर्क प्लेस। कोई भी वर्क प्लेस हो, किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट विमेन एम्प्लॉय के खिलाफ होता है तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उसमें शामिल नहीं होगा, इंडल्ज नहीं होगा, कोई षड्यंत्र नहीं रचेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ठीक है जी। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज इन चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस shall take appropriate step to prevent sexual harassment to any women at the workplace। साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी इंचार्ज है उस जगह का, चाहे कंपनी हो, इंस्टीट्यूट हो, चाहे आपका एम्स हो, ठीक है, चाहे आपका आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें रिस्पेक्टेड डायरेक्टर्स हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी गई है वो रिस्पॉन्सिबल है, इंचार्ज है उस वर्क का, कोई इस तरह से स्टेप्स उठाने हैं ताकि सेक्सुअल हरासमेंट वाली किसी भी विमेन के खिलाफ कोई बात आती है तो उसके खिलाफ जो है विजिलेंस वाली कार्रवाई की जाए। उस चीज को पता किया जाता है, विजिलेंस कार्रवाई करने के बाद फिर उन पे कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब सीसीएस कंडक्ट रूल्स के हिसाब से उनको पनिश किया जाता है। तो ऐसा प्रोविजन है इसके अंदर। क्लियर हो गया। अब देखो 3A 3B 3C हमने समझा दिया, अब 3C को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। हरासमेंट क्या होती है, पेपर में पूछा जाता है। वर्क प्लेस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। दो चीजें हैं वो हम आपको समझाएंगे इसके अंदर। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इस रूल के समझने के लिए। क्या है एक्सप्लेनेशन, हरासमेंट क्या है। तो सेक्सुअल हरासमेंट वर्ड को आपने समझना है, इंक्लूड एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट और बिहेवियर, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, ठीक है, उसको सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में लिया जाता है। कौन सा है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस। कोई आप फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हो किसी के साथ में, गंदी नजर से बोलते हैं, जैसे देखते हैं, तो वो आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। आ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअल फेवर्स के लिए कोई डिमांड करे या रिक्वेस्ट भी करे तो भी सेक्सुअल हरासमेंट है। मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, कोई गलत सिंबल्स बनाते इशारे करता है तो वो भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। शोइंग पोर्नोग्राफी, पोर्नोग्राफी दिखाना भी, गलत पिक्चर्स दिखाना भी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर, किसी भी तरह का ऐसा कोई भी फिजिकली बोलकर, लिखकर, कोई इशारे करके कोई सेक्सुअल नेचर का कोई भी काम किया जाता है जो अनवेलकम है। अनवेलकम का मतलब समझते हो ना, जिसमें कोई कंफर्टेबल ना हो, जो अच्छा ना लगे किसी को, तो उसको बोलते हैं आपका सेक्सुअल नेचर का कंडक्ट आता है सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। तो सेक्सुअल हरासमेंट का जब जब आपसे पूछा जाएगा आपने 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट है, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, आ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग पोर्नोग्राफी, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ अ सोशल नेचर। क्लियर हो गया। होपफुली हम आपका हर डाउट क्लियर करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल्स का। आगे भी क्लासें जारी रहेंगी, पढ़ते रहिए, बस आप मोटिवेट करने का काम आपका है, वीडियो को लाइक करने का, पॉजिटिव कमेंट्स, सजेशंस हमेशा वेलकम किए जाते हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ऐसा नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी, हम अपनी गलती नहीं मानेंगे। गलती है, अगर ये रूल पढ़ाने में भी कोई गलती है बिल्कुल आप बताओ, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है जी, चलो 3B तक पढ़ा दिया हमने आपको। अब थोड़ा सा 3B के अंदर 3C में एक चीज और भी है। कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्ट ऐसे हैं जो सेक्सुअल हरासमेंट ही समझे जाते हैं। अगर वो आपको लगे भी नहीं फिर भी वो सेक्सुअल हरासमेंट है। आप किसी को इम्प्लाइड करो या एक्सप्लिसिट करो, प्रॉमिस करो आप किसी को कि भाई सेक्सुअल फेवर में आपका साथ देने की वजह से आप उसको नौकरी दोगे, प्रमोशन करोगे, तो भी सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। थ्रेट करोगे उसको, डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, डेट्रीमेंटल होता है कि एक तरह से दोषपूर्ण, हानिकारक, या पढ़ लेना इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट को एम्प्लॉयमेंट में दिलाना चाहता है आपको, तो भी वो एम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट तरीके से आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। आपको थ्रेट करता है प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के लिए, कल को नौकरी से निकाल दूंगा, तेरे को ये करूंगा, तेरे को वो करूंगा, एवरीथिंग, प्रमोशन पे रोक लगाऊंगे, तुम्हारे कंप्लेंट्स भेज देंगे हम, ठीक है। तो ये एवरीथिंग आपका सेक्सुअल हरासमेंट है, कंप्लेंट कर सकते हो आप। इंटरफेरेंस विद हर वर्क और क्रिएटिंग एन इंटीमिडेटिंग और ऑफेंसिव और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट फॉर हर, उसके लिए ऐसा ऑफेंसिव गंदा वातावरण बना दो आप जिसकी वजह से वो उस झांसे में आ जाए कोई चीज,
तो भी वो सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे की चीज आती है। ठीक है जी। चलो, ह्यूमिलेट करना, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट है ना, निंदा करना, ऐसा ट्रीटमेंट करना कि उसकी वजह से उसके हेल्थ या सेफ्टी को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, हेल्थ या सेफ्टी को अगर नुकसान पहुंचता है तो वो चीज क्या है, आपकी सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आती है। देखो 5 चीजें तो हुई सिंबॉलिक, आपको पता लग जाएगा कौन कौन सी, जो हमने पिछली बार पढ़ाई है आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ऐसा बोलना वैसा बोलना, वो 5 पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट्स ये हैं, ये भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, क्या है, ये भी आपके सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आते हैं। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी की सारी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी बिहेवियर आपका सेक्सुअल हरासमेंट की तरफ जा सकता है, वो सेक्सुअल हरासमेंट ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये बैच 2.0 है, एमसीआरई के लिए है। साथ के साथ हेल्पफुल रहता है जहां पर भी सीसीएस रूल्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। सिलेबस आप चेक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा आपके ये सीसीएस रूल्स की क्लासेस कितने काम की है, कितने काम की नहीं। आज से एक नई चीज की शुरुआत करने वाले हैं इसी क्लास के साथ में। अब जैसे हम क्लास आपको करवा रहे हैं, आपके डाउट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे। कोशिश यही है कि आपके डाउट्स इकट्ठे नहीं होंगे। आप बिल्कुल इस तरीके को लाइक करोगे, आपको अच्छा लगेगा। आपको फर्स्ट टाइम अगर चैनल के व्यूअर हैं तो बिल्कुल समझ में आएगा कि आप राइट प्लेटफॉर्म पे हो, राइट प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कर रहे हो। फिर भी कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो रह जाते हैं, तो हमें ईमेल करो आप, साथ में उसमें मेंशन करो। जैसे ये सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 की क्लास है, तो उसमें मेंशन करो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। इसके अंदर क्लास के बाद ये पॉइंट है जो हमें क्लियर नहीं हुआ, जो भी आपका डाउट है आप मेंशन कर दो। डाउट के लिए भी अलग से क्लास लेके आएंगे, और आपके डाउट्स कंडक्ट रूल्स हो या जो भी रूल्स आगे पढ़ाएंगे हम, सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो ये चीज बस आपने याद रखनी है। जैसे ही हमारे पास मिनिमम 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक वीडियो में लाके आपके सारे के सारे डाउट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट नहीं रहता है तो उम्मीद करेंगे कि शायद आपका डाउट नहीं रहेगा, रहता है तो डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करा जाएगा। इसलिए आप mannatofficial14@gmail.com, आपको ईमेल आईडी पता है, इस ईमेल आईडी पर आप अपने डाउट्स हमें भेज सकते हैं। चलो, फिजिकली जो आपने जो अभी ये पढ़ा, हमने हरासमेंट के बारे में पढ़ा, विमेन हरासमेंट प्रिवेंशन करने के लिए 3C होता है आपका। उसके अंदर ना एक वर्क प्लेस नाम का वर्ड है। तो वर्क प्लेस बच्चों कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अंडरटेकिंग, कोई स्टेब्लिशमेंट, कोई इंटरप्राइजेस, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑफिस, कोई भी ब्रांच, कोई भी यूनिट। ठीक है, ओन्ड हो, कंट्रोल्ड हो, या होली ओन्ड हो, या सब्सटेंशियली ओन्ड हो, फाइनेंस्ड हो। ठीक है, फंड प्रोवाइड करती हो, डायरेक्टली करती हो या इनडायरेक्टली करती हो सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी भी तरीके से। तो हर चीज को हम क्या बोलेंगे, हर उस चीज को हम वर्क प्लेस बोलते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस का मतलब जहां पर काम करते हैं। अब काम के लिए देखो जितने भी आप चाहो ऐड कर सकते हो। हॉस्पिटल्स हो गए यहाँ पे, नर्सिंग होम्स हो गया आपका, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स हो गए, स्टेडियम्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गए, कंपटीशंस हो गए, गेम वेन्यू हो गए, ट्रेनिंग, स्पोर्ट, अदर एक्टिविटीज के लिए जो भी रेजिडेंशियल चीज यूज करते हो, चाहे हॉस्टल हो चाहे कुछ भी हो, हर एक चीज आ जाती है इसके अंदर। कोई भी ऐसा प्लेस हो जहां पे एम्प्लॉय विजिट करता है अपने किसी नौकरी के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कोई जर्नी करता है। देखो सोचो, अगर कोई जर्नी कर रहा है, जर्नी करने के टाइम पे भी वो अगर ऐसा काम कर देता है तो वो भी एक प्लेस माना जाता है। ठीक है, कोई रहने का ड्वेलिंग प्लेस हो, कोई हाउस हो, वो भी आपका वर्क प्लेस बोला जाता है। तो ईच एंड एवरीथिंग जहां पर भी वेन्यू को बोलेंगे, जहां पर भी इस तरह की घटना हो सकती है, वो आपका वर्क प्लेस कहलाएगा। 3 रूल आपको पढ़ा दिए, चौथा रूल इसी क्लास के अंदर पढ़ा देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन कंपनीज या फर्म्स। अपने जो सगे संबंधी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनकी अगर आप नौकरी लगवा देते हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में, फर्म्स में, तो वो क्या हो जाएगा, फेवर हो जाएगा। तो फेवर आप नहीं कर सकते, ये रूल है, रूल नंबर 4। ठीक है, तो आपने पेपर में आपसे पूछा जाएगा, आपने पढ़ना है ये चीज। अच्छा, किसी बच्चे के ये सवाल कभी समझ में आया है, दिमाग में आया है कि ये कंडक्ट रूल हमें क्यों पढ़ाए जाते हैं? जीके हुआ, इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, रीजनिंग हुआ, इससे ही जॉब क्यों नहीं दे देते हमें? तो ये कंडक्ट रूल्स आपको इसलिए बताए जाते हैं कि जब आप डील करोगे तो आप ये चीजें डील करोगे, ये चीजें देखोगे, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीजें
हैं जो करने वाली हैं, कौन कौन सी नहीं करने वाली हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ लेते हैं। कोई भी क्लास 1 ऑफिसर को छोड़कर, मतलब कोई भी क्लास 1 ऑफिसर हो, उसको छोड़ने की बात नहीं है, कोई भी क्लास ऑफिसर ऐसा नहीं करेगा अगर उसने पहले कोई सैंक्शन नहीं ली है तो। ना वो अपने बेटे को, ना अपनी बेटी को, ना किसी डिपेंडेंट को एम्प्लॉयमेंट में एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंपनी में, फर्म में जिसकी ऑफिशियल डीलिंग उसके अंदर है। मान लो वो चेयरमैन बन जाते हैं डेयरी विभाग के, ठीक है। अब डेयरी है, शायद कॉरपोरेशन होती है, जैसे पंजाब में वेरका है, हरियाणा में वीटा है, अमूल है, इस तरह की कोई कॉरपोरेशन का मान लो अगर कोई आईएएस ऑफिसर हो जाता है क्लास ए, जिसके अंडर ये आता है, तो वो अपने सन, डॉटर, डिपेंडेंट किसी को भाई उसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, ये रूल है, नहीं तो फेवर माना जाएगा वो। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एज सून एज ही बिकम अवेयर ऑफ द एक्सेप्टेंस बाय ए मेंबर ऑफ हिज फैमिली ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी कंपनी और द फर्म, अगर ऐसा हुआ तो वो तुरंत इंटीमेट करेगा इस तरह के एक्सेप्टेंस को प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी को और बताएगा किस वजह से आपने उनको किया, ठीक है, ऑफिशियल डीलिंग जो भी। ये ना वर्डिंग्स हम कम कर सकते थे, नोट्स बनाएंगे बिल्कुल कम कर देंगे ये, लेकिन ये लैंग्वेज समझानी क्यों जरूरी है। जब आप पेपर देखोगे ना, डिट्टो ये लैंग्वेज होगी, तो अगर ये लैंग्वेज पढ़नी नहीं सीख पाओगे तो ये पेपर नहीं दे पाओगे आप लोग। इसीलिए एक भी वर्ड मिस नहीं कर सकते हम इसके अंदर से, जैसा कि आपके सीसीएस रूल्स 1964 की पीडीएफ के अंदर मेंशन है ना, वो एज इट इज लिखना पड़ता है हमें, ठीक है। पेपर में ऐसा ही आएगा, तो नो डाउट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप समझ जाओगे वो चीजें। तो क्लास अगर अच्छी लगती है तो बच्चों लाइक कर देना। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ये है रूल नंबर 5। 4 रूल पढ़ा चुके हैं। 5वें रूल में ये है कि क्या आप चुनाव में, राजनीति में जॉब करते करते भाग ले सकते हो, तो नहीं ले सकते। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी अ मेंबर ऑफ और बी अदरवाइज एसोसिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, नॉर शैल ही टेक पार्ट इन, सब्सक्राइब इन एड, असिस्ट इन एनी मैनर एनी पॉलिटिकल मूवमेंट और एक्टिविटी। साफ साफ लिखा हुआ है। ना तो आप उनकी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करोगे, ना उसमें हिस्सा लोगे, ना उसको सब्सक्राइब करोगे, ना उसकी सहायता करोगे किसी भी मैनर में। पॉलिटिकल एक्टिविटी, धरना है, कोई रैली है, उसमें भाग नहीं लोगे, ये मेंशन्ड है सरकारी एम्प्लॉय के लिए। It shall be the duty of every government servant to endeavor to prevent any member of his family from taking part in subscribing in it। ये एज इट इज पहले वाली लैंग्वेज है, बस इसमें यही बोला गया है आप अपने फैमिली मेंबर को भी इंडेवर करोगे, मना करोगे, प्रिवेंट करोगे फैमिली मेंबर को कि आप भी उसमें हिस्सा मत लो, सब्सक्राइब करो, ना उनके साथ ज्वाइन करो किसी भी मूवमेंट को, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहो तो इससे पता लगता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यही चाहता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर अनेबल है प्रिवेंट करने से, अपने किसी मेंबर को नहीं रोक पाता है सब्सक्राइब करने से, हेल्प करने से, तो वो क्या कर सकता है, वो उस चीज़ की रिपोर्ट दे सकता है तुरंत गवर्नमेंट को कि देखो जी मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ सॉरी, तो मैं अपने फैमिली मेंबर्स हैं, सन है, डॉटर है, डिपेंडेंट है, उनको मना किया है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सब्सक्राइब ना करें, असिस्ट ना करें, बट वो फिर भी कर रहे हैं, तो ये मैं एक रिपोर्ट सबमिट करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ऐसा लिखा गया है, ठीक है। मानो या ना मानो अलग चीज़ है, लेकिन रूल के अंदर जो मेंशन है वो एज इट इज हम आपको समझाएंगे। क्लियर हो गया आपको? तो ये है आपका पॉलिटिक्स और इलेक्शन में भाग लेने वाली चीज़। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सर आप कहोगे कि हमने तो देखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो वो देखा है, वो कहाँ देखा है बताते हैं आपको, कहाँ देखा होगा आपने। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस whether is a party is a political party or whether any organization take part in politics or whether any movement or activity falls within the scope of sub rule 2, the decision of government shall be final। तो ये जो सब रूल 2 आपको पढ़ा है ना, अब आपने रिपोर्ट तो दे दी, अब वो देखेंगे कि मूवमेंट में भाग ले रहे या नहीं ले रहे, वो किसी पॉलिटिकल दायरे में आता है नहीं आता, तो ये सारा का सारा डिसीजन गवर्नमेंट का ही फाइनल होगा, इसमें आप कुछ नहीं करोगे। रूल नंबर 4 बोलता है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट कन्वर्स नहीं करेगा, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करेगा, यूज नहीं करेगा अपने इन्फ्लुएंस को कि भाई मैं फलाना सब सेक्शन ऑफिसर हूँ, AAO हूँ, आप इस पार्टी को प्रमोट करो, कोई मेरे लायक काम होगा मैं आपके काम आऊँगा, है ना। तो आप किसी भी चीज़ को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे इस कनेक्शन की वजह से। इलेक्शन के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी,
का कोई इलेक्शन है, किसी भी इलेक्शन हो, तो आप नहीं करोगे ऐसा। ठीक है। अब एक दो चीजें ऐसी हैं जो प्रोवाइड करती हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। रूल्स में पढ़ोगे ना, प्रोवाइडेड दे, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट वोट देने के लिए क्वालिफाई करता है तो सीधी सी बात है भाई, राइट टू वोट है, वो वोट तो दे सकता है, बट वो इंडिकेशन नहीं दे सकता किसी भी तरह के कि किसको वोट करना है। वोट तो वो करेगा, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि आप बीजेपी को वोट करो, आप कांग्रेस को वोट करो, आप आम आदमी पार्टी को वोट करो, ऐसा नहीं कह सकता। ये प्रोवाइड किया जाता है। एक लाइन और भी प्रोवाइड की जाती है। आप कहोगे सर हमने तो इलेक्शन में उनको देखा है, ड्यूटीज लगती हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बनते हैं, इलेक्शन ऑफिसर्स बनते हैं, बीएलओज होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, गवर्नमेंट टीचर, तो वो तो फेवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है। वो कंडक्ट कराने में इलेक्शन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो वो चलेगा, ठीक है। बट वो आपको प्रपोज समझा नहीं सकते, इंडिकेशन नहीं दे सकते किसी भी तरह से कि भाई इसको वोट करो या इसको वोट करो आप, ऐसा नहीं कह सकते। ये प्रोवाइड किया जाता है, आपको समझाया जाता है। ठीक है जी। तो रूल नंबर 5 के अंदर जो भी की दायरा था हमने आपको समझा दिया। अब रूल नंबर 6 की बारी आ जाती है। रूल नंबर 6 में क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशंस बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इसमें क्या है बच्चों? इसमें है कि एसोसिएशंस को क्या ज्वाइन कर सकता है गवर्नमेंट सर्वेंट? बिल्कुल कर सकता है। बट कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ज्वाइन करे या कंटिन्यू करे किसी एसोसिएशन को, उसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो प्री जुडिशियल होता है हानिकारक, डेट्रीमेंटल। एक वर्ड पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, वो हानिकारक नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से भारत की एकता अखंडता पर सवाल उठे, खतरे में आए, मोरालिटी खतरे में आए, पब्लिक ऑर्डर खतरे में आए, वो काम आप नहीं कर सकते। तो ऐसी एसोसिएशन ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको? तो यही था शायद इसके अंदर, तो 6 के अंदर एक ही चीज है। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। तो ज्वाइनिंग ऑफ एसोसिएशन बाय गवर्नमेंट सर्वेंट जो लाइन थी हमने आपको समझा दी। ठीक है, तो ऐसा वो नहीं करेगा। अब एक रूल नंबर 7 आपको पढ़ा देते हैं। रूल नंबर 7 में है डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स। ये क्या होती हैं? ये हड़तालें होती हैं, धरना होते हैं, जुलूस निकालने होते हैं। इसमें कौन कौन से जुलूसों में भाग ले सकते हो भाई? साफ साफ लिखा है कि किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में जो प्री जुडिशियल, हमने अभी आपको बताया डेट्रीमेंटल होता है, इसका सिनोनिम हानिकारक, हिंदी में समझाएंगे। हानिकारक होता है भारत की एकता, अखंडता, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन। डिफेमेशन समझते हो ना? डिफेमेशन होता है किसी की वैल्यू को डाउन करना, ऐसे बोलना कि वो तो चोर है या ऐसे है, तो अब आपके पास प्रूफ कुछ है नहीं, आपने डिफेम कर दिया उनकी वैल्यूज, तो उसको डिफेमेशन बोलते हैं। और इंसाइटमेंट्स टू एन ऑफेंस, ये सारे के सारे कामों में आप नहीं करोगे, इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दोगे जिसकी वजह से एकता अखंडता पे सवाल उठे, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट खतरे में आए, फ्रेंडली रिलेशंस खराब हों देश के साथ, दूसरे देश के साथ, और कोई भी कोर्ट का ऑर्डर की अवमानना हो, किसी का डिफेमेशन हो, किसी की वैल्यूज खराब होती हो। लिख दिया ना क्लियर? चलो, रिजॉर्ट टू और इन एनी वे अबेट एनी फॉर्म ऑफ, अबेट होता है दूर रहना, abet any form of strikes, coercion or physical duress in connection with any matter pertaining to the service or the service of any other government servant। साफ साफ लिखा है इन चीजों से आप दूर रहोगे जिसकी वजह से कोई भी सर्विस पे या सर्विस ऑफ किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की खतरा, मतलब नुकसान पहुंचे, आप उस तरीके से दूर रहोगे। ठीक है जी। 7 रूल बच्चों आपको समझाए, अच्छा लगा हो तो एक लाइक का बटन है जो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये लाइक कर देना आप लोग। अब ये सिंबल तो लाइक के लिए बनाया था बट ये बना नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं। कनेक्शन विद प्रेस एंड अदर मीडिया, इसमें साफ साफ लिखा गया है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ओन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन द एडिटिंग और मैनेजिंग ऑफ एनी न्यूज़पेपर और अदर पीरियोडिकल पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब देखो, जिस स्पीड में मैंने पढ़ा, स्पीड में आप पढ़ के देखोगे आपको समझ नहीं आएगा, अभी समझा देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट ऐसा नहीं करेगा, किसको छोड़कर? अगर किसी ने गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल ली हुई है तो, जिसकी वजह से वो किसी एडिटिंग में, मैनेजमेंट में, किसी न्यूज़पेपर में, मीडिया की बात कर रहे हैं हम, ना तो वो एडिटर बन सकता भाई, ना कोई मैनेजमेंट कर सकता किसी न्यूज़पेपर का, ना न्यूज़पेपर का कुछ और ऐसा काम कर सकता। पीरियोडिकल्स की पब्लिकेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है,
तो बिना परमिशन के आप काम नहीं कर सकते। आप ऐसा तो है नहीं हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम करने लग जाओगे, उसमें आप डेली आप अपना आर्टिकल डालने लग जाओ, गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी कहने लग जाओ, किसी के बारे में कुछ भी कहने लग जाओ, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लिए आर्टिकल डाल सकते हो। नथिंग इन सब रूल 1, पहले जो रूल है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो अप्लाई होता है गवर्नमेंट सर्वेंट पर इन बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अगर देखो किसी की ऑफिशियल ड्यूटी ही मीडिया का मीडिएटर है तो वो तो बताएगा ही। अब एक हॉस्पिटल है, एम्स है, उसके अंदर कोई इंसिडेंट होता है, कोई न्यूज़पेपर वाला आता है, तो मीडिया के लिए पर्सन होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है। अब वो क्या जजमेंट देता है, क्या न्यूज़ बताता है, तो वो डिस्चार्ज कर रहा है उस टाइम पे अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज, तो वो कर सकता है ऐसा। ठीक है, कोई बुक भी अगर वो पब्लिश करता है या पार्टिसिपेट करता है किसी भी पब्लिक मीडिया में तो कर सकता है, ये इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? बट प्रियर परमिशन की जरूरत है, ये भी लिखा हुआ है। तीसरा कहते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी खुद की बुक लिखना चाहता है, किसी पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो क्लियरली मेंशन करे कि ये उसके वर्ड्स हैं, गवर्नमेंट के नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में वो आपको कहूँ मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो उसने ये लाइन बोली है तो ये सही है, ऐसा नहीं है। वो खुद अपने ऑन तरीके से बता सकता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे कोई बुक पब्लिश नहीं कर सकता, ना किसी पब्लिक मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है जी, तो ये मीडिया के साथ में कनेक्शन वाली चीज़ है, आपको हमने बताई। अभी आपको रूल 8 तक पढ़ा दिया हमने इस क्लास के अंदर। अब आपके क्या समझ में आया? आपके समझ में आया कि रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 8 तक आपके हो जाएंगे कंठस्थ। ठीक है, कंठस्थ क्या होता है? याद, बिल्कुल पक्के याद होते हैं जो। ठीक है जी, तो कंठस्थ कराने का काम करता है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्लास आपकी ओवर हो चुकी है। छोटा सा मैसेज है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमसे बात कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, mannat14@gmail.com, ये ईमेल आईडी है। टेलीग्राम आईडी आप सबको पता ही है हमारी क्या है, मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब ही है वो भी। तो ये नीचे आपको टेलीग्राम आईडी दिखाई हुई है, मिलिए। डाउट होता है मेंशन करिए, ईमेल करिए, और बैच को बिल्कुल ज्वाइन कर लो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो सीसीएस रूल्स के, क्योंकि बैच की वैलिडिटी 6 मंथ्स आपके लिए रहने वाली है। कोई और क्वेश्चन है तो हमसे मिलिए ईमेल आईडी पर। तब तक के लिए थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून।